नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल में ज्योग्राफी बाय एसके सर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज एक खबर भी निकल के आई कि भी राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह के अंदर करवा दिया जाए। संभव 17 लाख विद्यार्थी हैं, इधर कोरोना चल रहा है, तो उस चक्कर के अंदर जो एग्ज़ाम मई के अंदर होना संभव था वो अब जुलाई के एंड तक हो जाए, ऐसा कहा गया है। अब होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम एक बार कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे। अब जैसे बच्चों ने कहा, जैसे एग्ज़ाम की बात आई तो कमेंट आने प्रारंभ हो गए, सर कोर्स हो जाएगा कि नहीं होगा। तो देखो, कोर्स हो जाएगा। कोर्स के अंदर ज़्यादा नहीं है, राजस्थान पुलिस का कोर्स कोई बड़ा कोर्स नहीं है। मैं जो कोर्स लेके चल रहा हूँ वो ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए लेके चल रहा हूँ, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एक बड़ा लेवल हो चाहे वो एक छोटा लेवल हो, ताकि आपको एक बार ये वीडियो आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो। आप ये मत मान के चलिए कि भी हमारा एग्ज़ाम, हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठे कहीं पे भी रहें, आपके पास वीडियो ऐसा रहे कि भी हाँ हमारे पास ज्योग्राफी का एक ऐसी क्लासें हैं जिससे हमारा कवर होगा। तो वही मेरी कोशिश है। बाकी राजस्थान पुलिस के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल टेंशन न लें, उनका कोर्स आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा उनके नहीं है। अब इसके बाद में अगर हम टॉपिकों की बात करते हैं तो ज़्यादा नहीं है। उनके उद्योग का टॉपिक है, उनसे बड़ा इजी क्वेश्चन आता है। खनिजों का टॉपिक है तो कोई खान पूछी जाती है विश्व स्तर के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर जो प्रसिद्ध खाने हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। और काउंसलिंग के अंदर तो देखिए, मैंने आपको जो काउंसलिंग का सामान्य व्यवहार है, व्यवहारिक तथ्य है, वो सारे मैंने आपको बता दिया। जो आंकड़े हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कितने अच्छे से उन्हें पढ़ पाओगे। बाकी उसके बाद में कृषि का टॉपिक है, तो राजस्थान पुलिस के अंदर जहाँ तक कृषि से जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो या तो कृषि मंडियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं या कृषि पद्धतियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी भी हम बात कर लेंगे। ज़्यादा उनके सिलेबस का रहा नहीं है। देखिए, मर्दा से क्वेश्चन आए नहीं है राजस्थान पुलिस के अंदर, कभी आए हैं तो वो सीधी सी मर्दाएँ पूछी जाती हैं। हाँ, परिवहन का टॉपिक है तो परिवहन के अंदर सबसे लंबा राष्ट्रीय हमारा मार्ग, सबसे छोटा, ऐसा क्वेश्चन जो आते हैं उनकी हम डिस्कस करेंगे। देखो, हम राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ा टॉपिक जो रहता है उसकी बात करते हैं आज के दिन। और इससे क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस के अंदर 1 या 2 ज्योग्राफी से बनते हैं। और क्वेश्चन रहता है कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, राजस्थान के अंदर वन्य जीव किस प्रकार से फैला हुआ है, कितनी कैटेगरी के अंदर बनता हुआ है, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं। और बड़ा शानदार टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, परंतु क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं इससे। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए वन्य जीव है क्या। वन्य जीव की बात करें हम तो देखो, हमारे यहाँ पर वो जीव जो स्वतंत्र विचरण करते हैं, जिनको अब तक मानव जाति ने, हम ये कहें मानव के द्वारा जिनको अब तक बंदी नहीं बनाया गया है, जो हमारे इस स्थल के ऊपर सीधे खुले में घूम रहे हैं, वो सारे वन्य जीव हैं। और सरकार ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया है। इन वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें बचाए रखने के लिए मानव जाति से इन्हें संरक्षण प्रदान किया और इनके लिए अलग अलग कैटेगरियां बनाई है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन, जहाँ पर बाघों को रखा गया है, हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य, हमारे जीव जंतुआलय, हमारे आखेट निषिद्ध क्षेत्र किए गए हैं, तो हमारे जैविक उद्यान भी कुछ बनाए गए हैं राजस्थान के अंदर। तो उन सब की हमें इसके अंदर टॉपिक के अंदर बात करनी है। सबसे पहले देखिएगा, वन्य जीव की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक के लिए अगर किसी व्यक्ति ने, वन्य जीवों के लिए सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने काम किया था तो वो काम करने वाला व्यक्ति था 3री शताब्दी के अंदर। जो 3री हमारी शताब्दी थी, इस शताब्दी के अंदर सम्राट अशोक के द्वारा सर्वप्रथम इस पर एक कानून बनाया गया था। जब सम्राट अशोक शासक थे तो सम्राट अशोक के द्वारा सर्वप्रथम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया था। इस व्यक्ति ने सबसे पहले ये बात कही थी कि भी जो वन्य जीव, अनमोल जो जीव जंतु है, उनको नहीं मारा जाए, उनको बचाया जाए। और सबसे पहले इसी व्यक्ति के द्वारा वन्य जीवों के लिए एक संरक्षण प्रदान करना यानी एक्ट लागू किया गया था 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा। फिर हमारी बात करते हैं तो हमारे अगर वन्य जीव की बात होती है तो वन्य जीव जो है वो संविधान के अंदर समवर्ती सूची का विषय है।
संविधान के अंदर कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। देखिए पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। अगर इसकी बात करते हैं तो समवर्ती सूची से पहले ये कौन सी सूची का विषय था? राज्य सूची का। परंतु जो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, इस 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो हुआ था, इसके तहत इसे राज्य सूची से हटाकर कौन सी सूची में शामिल कर दिया गया? समवर्ती सूची में। तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि वन्य जीव कौन सी सूची का विषय है? तो कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीवों के लिए सर्वप्रथम कानून किसने बनाया? तो सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी के अंदर। अब हमारे लिए क्या है? देखिए वन्य जीव संरक्षण अगर हम कहते हैं, देखिए हमारे 5 जून के दिन पर्यावरण दिवस के रूप में बनाते हैं। वन्य जीव और पर्यावरण के रूप में 5 जून को विश्व जो बनाया जाता है विश्व के अंदर दिवस के रूप में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना यहीं पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? तो 5 जून को बनाया जाता है। कांस्टेबल पुलिस के अंदर पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है। और पिछली बार आपसे शायद क्वेश्चन कांस्टेबल पुलिस में ये भी पूछा गया था, चिड़िया दिवस कब बनाया जाता है। तो कांस्टेबल पुलिस के अंदर जो 21 मार्च के दिन हमारी चिड़िया दिवस की बात होती है, तो वो भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1901 के अंदर, राजस्थान में सर्वप्रथम 1901 में टोंक रियासत थी। जब हमारे रियासतें हुआ करती थी, टोंक जो राजस्थान के अंदर मुस्लिम रियासतों में शामिल है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। तो सबसे पहले राजस्थान में वन्य जीवों के लिए कानून पारित करने वाली कौन सी रियासत थी? टोंक थी। सबसे पहले राजस्थान के अंदर अगर वन्य जीवों को संरक्षण देने वाली कोई रियासत थी तो वो रियासत कौन सी थी? टोंक थी। और टोंक के द्वारा सर्वप्रथम 1901 में वनों को क्या दिया गया था? संरक्षण। वन्य जीवों को क्या दिया गया था? संरक्षण प्रदान किया गया था। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। वन्य जीव कौन सी सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य सूची से हटाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वन्य जीवों के लिए सर्वप्रथम कानून बनाने वाले कौन थे? तो 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने बनाया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण पारित करने वाली रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान में सबसे पहले वन्य जीव पारित करने वाली रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत थी। और कब किया? तो 1901 के अंदर सबसे पहले वन्य जीव पारित किया गया था। अब देखिए हमसे बाय द वे ये और पूछ ले कि संविधान की कौन सी सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। और संविधान के अंदर इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो ध्यान रखना, वन्य जीवों का जो वर्णन है वो भाग 4 के अंदर किया गया है। भाग 4 के जो अनुच्छेद हैं, भाग 4 के अनुच्छेद 48 क और 51 क, ये जो हमारे 2 अनुच्छेद हैं 48 क और 51 क के अंदर इनका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखना, वन्य जीव समवर्ती सूची में संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 क व 51 क के अंदर इनका क्या है? वर्णन मिलता है। फिर हमारे राजस्थान में वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? राजस्थान में वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो राजस्थान में वन्य जीव बोर्ड का गठन 1955 के अंदर किया गया था। राजस्थान में वन्य जीव गठन का जो हमारे हुआ था, वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1955 के अंदर राजस्थान में क्या बनाया गया था? वन्य जीव बोर्ड गठन का निर्माण किया गया था 1955 के अंदर। ये तो वन्य जीव से जुड़ी हुई बेसिक बातें हैं। कभी सबसे पहले कानून किसने बनाया, फिर किस शासक ने सबसे पहले काम किया, राजस्थान की कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम इसको संरक्षण प्रदान किया, विश्व पर्यावरण दिवस, राजस्थान वन्य जीव बोर्ड की गठन कब हुआ, तो 1955 में संविधान के कौन से सूची का विषय है, तो वो हमने सारी बातें कर ली। अब देखिए क्या है, 9 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1972 को भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया 9 सितंबर 1972 को
9 सितंबर 1972 को भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था। हमें राजस्थान ने इसको अपनाया था 1 सितंबर 1973 को। राजस्थान ने इस अधिनियम को कब अपनाया था? 1 सितंबर 1973 को इस वन्य जीव अधिनियम को किसने अपनाया था? राजस्थान के द्वारा अपनाया गया। तो दो क्वेश्चन यहाँ से अगर हैं तो क्या भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव अधिनियम पारित कब किया गया था? तो 9 सितंबर 1972 को। और राजस्थान सरकार ने वन्य जीव अधिनियम को कब अपनाया? तो 1 सितंबर 1973 को राजस्थान सरकार ने अपनाया। अब इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को 3 भागों में बांट दिया गया था। वन्य जीवों को कितने भागों में बांट दिया गया था? 3 भागों के अंदर। देखिए 3 भाग कौन से बनाए गए थे? वन्य जीव को 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया। एक तो सबसे पहले क्या होंगे? राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे क्या होंगे? वन्य जीव अभयारण्य होंगे। वन्य जीव अभयारण्य होंगे। किसी भी राज्य के अंदर क्या होंगे? राष्ट्रीय उद्यान होंगे। किसी भी राज्य में क्या होगा? वन्य जीव अभयारण्य होगा। और किसी भी राज्य के अंदर क्या होंगे? आखेट निषिद्ध क्षेत्र होंगे। आखेट निषिद्ध क्षेत्र। इस प्रकार से वन्य जीव को 3 क्षेत्रों के अंदर बांट दिया गया। देखिए हम एक एक क्षेत्र की बात करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वन्य जीव अभयारण्य क्या है? आखेट निषेध क्षेत्र क्या होते हैं? थोड़ा सा इसको समझना, बड़ी इजी बातें हैं कि भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, वन्य जीव अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अधिनियम आया था। इसमें क्या था कि इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को 3 भागों में बांटा गया। एक तो राष्ट्रीय उद्यान, एक वन्य जीव अभयारण्य और तीसरा बनाए गए आखेट निषिद्ध क्षेत्र। क्या फर्क होता है? राष्ट्रीय उद्यान में क्या है कि यहाँ पर एक तो बाघ परियोजनाएं चलाई जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है? राष्ट्रीय उद्यान में क्या चलाई जाती है? बाघ परियोजनाएं। दूसरी चीजें क्या है कि ये वो जैव संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पशु चराई वगैरह और लकड़ियों की कटाई बिल्कुल भी अनुमति नहीं प्रदान होती है इस क्षेत्र के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का अधिकार होता है। ये किसके अधीन चलते हैं? केंद्र सरकार के अधीन चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो केंद्र सरकार अपने अधीन रखती है। यहाँ पर पशु चराई की अनुमति नहीं होती है, यहाँ पर लकड़ी कटाई की भी अनुमति नहीं होती है। वन्य जीव अभयारण्यों की बात करते हैं तो इस पर राज्य सरकारों के अधीन चलते हैं। ये किसके अधीन है? राज्य सरकारों के अधीन। और ये भी राज्य सरकारों के अधीन है। यहाँ पर कुछ हद तक पशुओं की चराई व वन काटने की अनुमति मिलती है। और आखेट निषिद्ध क्षेत्र ये खुले क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर विचरण खुले क्षेत्र होते हैं। भी आने वाले टाइम के अंदर अगर हमें कोई नया क्षेत्र बनाना है, किसी भी अभयारण्य को बनाना है, तो स्थापित करना है, तो सरकार क्या करती है? जो खुले बीहड़ क्षेत्र पड़े हैं उन्हें अपने रिजर्व के अंदर ले लेती है और आने वाले समय के अंदर उन्हें वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में क्या कर सके? परिवर्तन कर सके। इस प्रकार से इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए 3 कैटेगरियां बनाई गई। और हमारे राजस्थान ने इस अधिनियम को कब अपनाया? 1 सितंबर 1973 को अपनाया। यहाँ तक नॉर्मल बेसिक बातें हैं जो बच्चे देखिए। एक तो वीडियो पूरा देखा करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें मेरा ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपके लिए अगर पढ़ा रहा हूँ तो कुछ बच्चे देखिए अब कि सर आपको कैसे पता चलता है कि वीडियो पूरा नहीं देखा जा रहा? तो देखिए नॉर्मली सी बात है, 60 व्यूवर्स अगर व्यू कर रहे हैं, 60 बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और 40 मिनट का अगर वो वीडियो बना हुआ है तो आप इसको इंटू करके देख लीजिए। 40 मिनट का है तो हम सीधी सी बात कहें तो ये लीजिए कितने मिनट वीडियो चलना चाहिए था? 2400 मिनट उसकी वॉच टाइमिंग होनी चाहिए थी। ये उसकी वॉच टाइमिंग आनी चाहिए थी। ठीक है। अब बच्चे देखो 60 बच्चे व्यूवर्स कर रहे हैं और 40 मिनट का वीडियो और वॉच टाइमिंग कितनी आती है? 500 मिनट, 600 मिनट ये वॉच टाइमिंग है। इसका मतलब आप निकाल के देखिए कि 60 बच्चों ने मात्र 5 मिनट की अगर हम बात करते हैं, चलो 5 छोड़ो 10 मिनट की बात करें तो भी 600 मिनट होती है। और व्यूवर्स आ कितनी रही है? 500 मिनट आ रही है टाइमिंग। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 40 मिनट की वीडियो को कितने मिनट देखा है? 10 मिनट। और उस 10 मिनट में से पहले 5 मिनट तो वो होती है जिसके अंदर हम
पीछे हमारा क्या हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यानी स्टार्ट तो हम कुछ करते ही नहीं है उस 10 मिनट के अंदर तो, और वो आप देखकर वीडियो को छोड़ देते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कभी अगर आपको पढ़ना है तो विश्वास जताइए, राजस्थान की ज्योग्राफी को आपको इतनी अच्छी तरीके से कहीं पर भी नहीं करवाया। मैं ये मानता हूँ जो ज़माना है मल्टीनेशनल, आपके पास डिजिटल सिस्टम है और वहाँ पर आपको पढ़ना अच्छा लगता है। मेरे पास डिजिटल तो नहीं है, पर जितना सिस्टम है सिलेबस का, वो मैं कह सकता हूँ कभी ऐसा आपको अनदर दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आप किसी भी टॉपिक का कहीं पर भी कंपैरिजन करके देखिएगा, किसी भी क्लास के अंदर आपको इतना अच्छे से नहीं मिलेगा कहीं पर करवाया हुआ। और उसके बाद में भी अगर आप नहीं देख रहे हो तो वो देखिए आपकी गलतियां हैं। आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि मुझे तो सिर्फ इतना ऐसा एग्ज़ाम के लिए देखना है, ये तो बहुत ज़्यादा डीपली हो रहा है, तो इससे डर के भाग रहे हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैंने पहले दिन ही कहा था, मैं अगर टॉपिक को लेके चलूँगा तो उसका वर्णन लेके चलूँगा, कभी क्या चीज़ें हैं किस प्रकार से होती है समझ में आना चाहिए। ट्रिक नहीं है, बेसिक क्लियर हो, सब्जेक्ट क्लियर हो, मेरी बस यही है। देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वन्य जीव अभ्यारण्य संविधान में संवर्ती सूची का विषय, पहले ये राज्य सूची का विषय था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर इसे संवर्ती सूची में लाया गया। वन्य जीवों के लिए सर्वप्रथम कानून 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने बनाया। फिर अगर बात करते हैं वन्य जीव, तो देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम वन्य जीवों के लिए कानून बनाने वाले 1901 में टोंक रियासत ने वन्य जीवों के लिए सर्वप्रथम कानून बनाया। अगर हम बात करते हैं संविधान के अंदर कौन से भाग का हिस्सा है, तो भाग 4 में वन्य जीवों की बात हुई है। अनुच्छेद कौन से हैं, तो 48 क और 51 क के अंदर इनका वर्णन मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो देखो कभी हमारे 9 सितंबर 1972 को भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को 3 क्षेत्रों में बांटकर संरक्षण प्रदान किया गया, एक राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे वन्य जीव अभ्यारण्य और तीसरे आखेट निषिद्ध क्षेत्र। राजस्थान ने इसे कब अपनाया, तो 1 सितंबर 1973 को राजस्थान ने वन्य जीव अधिनियम को अपनाया। और राजस्थान में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1955 में राजस्थान में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना होती है। वहीं पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून के दिन मनाया जाता है। अब देखो हमारे सामने क्या आया, कैटेगरियां आई। अब हमारे लिए क्या है कि राजस्थान के अंदर वन्य जीव को हमने कुछ भागों में बांटा। राजस्थान के अंदर देखो, राजस्थान क्या, हमारा राजस्थान का टॉपिक रहेगा कि राजस्थान में क्या है। तो राजस्थान के अंदर हम 1 नंबर कहें कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं। राजस्थान में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो राज्य के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा हमारा बी नंबर क्या रहेगा, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान के अंदर जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनकी हम बात करेंगे, कितने हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बना हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं सी नंबर पर का राजस्थान में कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र। ये तो वो 3 भाग हो गए जो किसके तहत आते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर कुछ चीज़ें और है, जैसे कि राजस्थान के अंदर जंतुआलय बने हुए हैं। तो राजस्थान में कितने जीव जंतुआलय हैं, राजस्थान के अंदर कितने जंतुआलय बने हुए हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो राजस्थान के अंदर जीव जंतुआलय कितने हैं उनकी हम बातें करेंगे। फिर हमारा कि राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं कितने जैविक उद्यान बने हुए हैं, जैविक उद्यान कितने हैं उनकी बातें करेंगे। राजस्थान में कितने जैविक उद्यान बने हुए हैं उनकी बातें हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर देखिए आखेट निषिद्ध क्षेत्र आ गए, जैविक उद्यान आ गए, तो उन सब की हम कैटेगरियों के हिसाब से क्या है बातें करते चलेंगे। अब इसके बाद में देखिए हमारे सामने अंतिम चीज़ क्या बचेगी, यहाँ से हमारे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट निषिद्ध, जंतुआलय और जैविक उद्यान। अब इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और बचती है कि राजस्थान में कितने मरगवन हैं, मरगवन। तो ये भी हमारे राजस्थान के अंदर बनने वाले सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है। एक बार बड़ा देखिए, हम एक एक की बात करेंगे, हम एक एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कैसे पर्सन बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं।
सीधे जो सिंपली क्वेश्चन आ जाए ऊपर से आंकड़ा पूछ ले कर राजस्थान में कितने मरगवन है, हमें वही नहीं पता हो तो उसके अंदर जाने की क्या फिर जरूरत नहीं है। राजस्थान में कितने जैविक उद्यान हैं, राजस्थान में कितने जंतुआलय हैं, उनकी बातें करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान में वर्तमान राजस्थान में कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और हमारे राजस्थान में 2 क्या हैं? प्रस्तावित कर रखे हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान क्या हैं? प्रस्तावित है। 3 तो वर्तमान में हैं और 2 क्या हैं? प्रस्तावित हैं। 3 अगर हैं तो कौन से हैं? तो हमारे पास सबसे पहले है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। इसके अलावा हमारे पास कौन सा है? तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, फिर इसके बाद में हमारे पास है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर के अंदर। इसके अलावा हमारे सामने तीसरा कौन सा है? तो हमारे सामने है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकंदरा हिल्स पड़ता है भाई कोटा के अंदर, जिसे हम दरा भी बोल देते हैं, दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा या मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा। तो ये हमारे सामने राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और मुकंदरा हिल्स कोटा के अंदर है। तो ये हमारे 3 आ गए। अब इसके अलावा देखो 2 हमारे क्या है? प्रस्तावित। एक तो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर के अंदर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाला और ताल छापर चूरू वाला। ये जो हमारे हैं ये हमारे 2 प्रस्तावित हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान और ताल छापर चूरू। तो इस प्रकार से देखिए आपसे सीधा पूछे राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 3। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकंदरा हिल्स जिसे हम दरा भी बोल देते हैं, दरा राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा के अंदर पड़ता है। अब यहाँ से हमारे सामने क्वेश्चन कैसे आते हैं? कभी सिंपल, एक बार डीपली नहीं जाएंगे हम, किसी का ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे। एक बार हमारे से सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ध्यान दीजिएगा हर प्रश्न को कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो अगर हम बात करते हैं सबसे छोटे की, तो हमारा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो कौन सा है? रणथंभौर। और सबसे छोटा कौन सा है? केवलादेव। रणथंभौर की बात करते हैं तो देखो ये लगभग 282 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। भारत की तो सबसे छोटी बाघ परियोजना है ये। भारत की जब बात करते हैं तो भारत की तो ये सबसे छोटी है, और राजस्थान की ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बाघ परियोजना है जो 282 वर्ग किलोमीटर में है लगभग। और राजस्थान की सबसे छोटी कौन सी है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो 28 वर्ग किलोमीटर के अंदर है, मात्र 28 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो कंप्लीट हुआ यहाँ तक। देखो मैं भी कह रहा हूँ इनके अंदर का कब इसे अभयारण्य का दर्जा मिला, कब इन्हें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, इनके अंदर कौन से जीव पाए जाते हैं, वो सारी बातें हम जब इनको एक एक पढ़ेंगे अच्छे से वर्णन से, तब हम पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के किस अभयारण्य के अंदर बना हुआ है? जोगी महल कहाँ पर बना हुआ है? काला गरुड़ कहाँ पे मिलता है? ये जो आपकी उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? कृष्ण मृग कौन से अभयारण्य में? तो उनकी आप बेझिझक रहिए। मैंने कहा ना इतना अच्छे से चलेगा। सिर्फ एक बार तो जो बच्चे जानते ही नहीं है आज तक चीज़ें क्या है, वो सिर्फ समझिए राजस्थान के अंदर क्या चीज़ कितनी है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राजस्थान में 3 है, 2 प्रस्तावित हैं हमारे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। और मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा के अंदर। ये हमारे 3 हो गए। तो ये हमारी पहली कैटेगरी क्या होती है? कंप्लीट होती है।
अब इसके बाद में देखिए राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो वर्तमान राजस्थान के अंदर देखो कुछ बुकों में 26 लिखे हुए, अधिकतर बुकों में 26 लिखे हुए हैं और अब तक हम 26 ही पढ़ते आ रहे हैं, परंतु वर्तमान में ध्यान रखिए ये आंकड़ा कितना हो गया, 27 हो गया। वर्तमान के अंदर ये आंकड़े कितने हो गए, 27। तो हमारे लिए अब तक 26 ही पड़ा है। अगर ऑप्शन के अंदर 26 है तो आप 26 ही करके आइए, 27 दे रखा है तो 27 करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हमारे राजस्थान के अंदर 26 ही हुआ करते थे। वर्तमान के अंदर एक और बन चुका है भालू अभ्यारण्य, जो सुंदा माता जालोर में बना है, तो उसकी बात हमें अब करनी पड़ती है, 27 हो चुके। देखिए हमारे वन्य जीव अभ्यारण्यों की अगर हम बात करते हैं तो अब तक हमारे इन 26 वन्य जीव अभ्यारण्यों में से जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था ना, वो था राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये एकमात्र सिर्फ देखिए मरु उद्यान जरूर लग रहा है, परंतु ये क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, 26/27। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं कितने सबसे बड़ा, अब तक जो सबसे बड़ा था वो कौन सा था, राष्ट्रीय मरु उद्यान। नाम मात्र का मरु उद्यान है, बाकी है क्या, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो राजस्थान के अंदर 2 जिलों में फैला हुआ है। एक तो हमारा जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर, और दूसरा कौन सा है, बाड़मेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था, इसका क्षेत्रफल था 3162 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा था ये, 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य था अब तक। परंतु अगर हमें ये पढ़ना पड़ गया 27वां, तो राजस्थान के अंदर जो 27वां अभ्यारण्य बना है ना, वो बना है भालू अभ्यारण्य। भालू अभ्यारण्य, और ये बनाया गया है जालोर के अंदर। कहां पर बनाया गया है, जालोर के अंदर। भालू अभ्यारण्य कहां बना है, जालोर में। अगर हमें इसकी बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 44,080 किलोमीटर के लगभग है, 44,080 वर्ग किलोमीटर के करीब है। अब अगर इसका इतना है तो राजस्थान का फिर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, ये भालू अभ्यारण्य जो जालोर वाला है। अब दिक्कत क्या है कि ये प्रस्तावित था, बनकर तैयार भी हो चुका है, ठीक है, इसे खोला नहीं गया है अब तक, इसलिए हम डाउटफुल इसलिए है कि भी इसे पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। तो देखिए बन चुका है भालू अभ्यारण्य जालोर में, जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगर इसे नहीं पढ़ते हैं तब तो सबसे बड़ा कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जैसलमेर वाला, जो 3162 वर्ग। अगर इसे हम स्टडी करते हैं 27वें को, तो सबसे बड़ा 27वां ही है भालू अभ्यारण्य जालोर के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन 26 में से सबसे छोटा, या इन 27 में से सबसे छोटा हमारा कौन सा है, तो हमारा सबसे छोटा है भाई सरिस्का ए, सरिस्का ए, और ये पड़ता है अलवर में। राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो सरिस्का ए अलवर। ये मात्र 3 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। कितना है, 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो वर्तमान राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 26। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर प्लस बाड़मेर 3162 वर्ग किलोमीटर में। और इन 26 में से सबसे छोटा कौन सा है, सरिस्का ए अलवर में 3 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, कभी राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अब देखिए हमारे फिर आता है तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन। तो वर्तमान राजस्थान के अंदर 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। राजस्थान में जिले भी कितने हैं, 33, और आखेट निषिद्ध क्षेत्र भी कितने हैं, 33। यहाँ से जो बच्चे राजस्थान पुलिस और पटवारी की वगैरह की तैयारी, राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, इससे कम लेवल की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से सीधा आपसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, और इनसे नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पर आप सारे क्लियर कर लेना टोटल के टोटल। देखो 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है ना, इनमें से जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो है कोटसर, कोटसर, सावंतसर, सावंतसर कोटसर, या हम किसी भी प्रकार से लिख दें सावंतसर कोटसर। जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है वो है सावंतसर कोटसर, और ये पड़ता है भाई चूरू के अंदर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? कोटसर सांवत्सर चूरू के अंदर पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का आखेट निषेध क्षेत्र, यही क्वेश्चन बन सकते हैं कांस्टेबल के अंदर। है कितने? तो 33 है आखेट निषेध क्षेत्र। सबसे बड़ा कौन सा है? तो कोटसर सांवत्सर चूरू के अंदर पड़ता है। और सबसे छोटा है भाई कनक सागर। सबसे छोटा कौन सा है? कनक सागर, या इसे हम कह देते हैं बासी दुगारी। कनक सागर या बासी दुगारी, और ये पड़ता है बूंदी के अंदर। कहाँ पे है? बूंदी में। सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है कनक सागर या बासी दुगारी, और सबसे बड़ा है कोटसर सांवत्सर चूरू के अंदर। सबसे छोटा है कनक सागर बासी दुगारी बूंदी के अंदर। तो राज्य में कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं? तो 33 है। सबसे बड़ा कोटसर सांवत्सर चूरू में, और सबसे छोटा कनक सागर बासी दुगारी बूंदी के अंदर। इसके बाद में देखिए, अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में कितने जंतुआल्य हैं, तो जंतुआल्य देखो, वर्तमान राजस्थान के अंदर 5 जंतुआल्य हैं। कितने जंतुआल्य हैं? 5। वर्तमान राजस्थान के अंदर कितने जंतुआल्य हैं? 5 जंतुआल्य हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का प्राचीनतम जंतुआल्य कौन सा है और राजस्थान का नवीनतम जीव जंतुआल्य कौन सा है। यही 2 क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान का प्राचीनतम जीव जंतुआल्य कौन सा है और राजस्थान का नवीनतम कौन सा है, तो उसकी बात मैं यहीं पर कर देता हूँ। देखो, राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने हैं? 5 जंतुआल्य हैं। अगर हम बात करते हैं कौन से हैं 5, तो हमारे सामने है जयपुर जंतुआल्य। सबसे पहला कौन सा आता है? जयपुर जंतुआल्य। जयपुर जंतुआल्य, और यह है राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआल्य। राजस्थान का क्या है? सबसे प्राचीन जंतुआल्य है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसकी देखो स्थापना 1876 में राम सिंह के द्वारा करवाई गई थी, रामनिवास बाग के अंदर। 1876 के अंदर राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआल्य है, तो वो है जयपुर जंतुआल्य। जयपुर के बाद में अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा जंतुआल्य है वो है उदयपुर जंतुआल्य। उदयपुर जंतुआल्य 5 है हमारे राजस्थान में उदयपुर जंतुआल्य। इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1878 के अंदर हुई थी। फिर इसके बाद में देखो तीसरा हमारे पास जो जंतुआल्य है वो है बीकानेर जंतुआल्य। बीकानेर जंतुआल्य, और इसकी स्थापना जो हुई वो 1922 के अंदर हुई। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है जोधपुर जंतुआल्य। जोधपुर जंतुआल्य, और इसके बाद में राजस्थान का जो 5वां है वो है कोटा जंतुआल्य। कोटा जंतुआल्य, ये हमारे राजस्थान के अंदर 5 जंतुआल्य पड़ते हैं, जीव जंतुआल्य। तो हमारे के लिए सबसे प्राचीन कौन सा है? तो जयपुर है। सबसे प्राचीन रामनिवास बाग के अंदर बना हुआ है। 1876 में इसकी स्थापना होती है। अगर इसके ज़्यादा थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं तो ये मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान के अंदर। उदयपुर जंतुआल्य 1878 के अंदर इसकी स्थापना हुई। बीकानेर जंतुआल्य, हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन का ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में राजस्थान का कौन सा जीव जंतुआल्य बंद है, तो राजस्थान का कौन सा जीव जंतुआल्य बंद है? बीकानेर जीव जंतुआल्य वर्तमान में क्या है? बंद पड़ा है। राजस्थान में 5 हैं, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। वर्तमान सबसे प्राचीन कौन सा है? जयपुर। सबसे नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम कौन सा हो जाएगा? ये वाला। राजस्थान में सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा? कोटा जंतुआल्य। एकमात्र बंद कौन सा है? तो बंद आपका कौन सा हो जाएगा? बीकानेर जंतुआल्य। ठीक है जी। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर क्या हो गए? 5 जंतुआल्यों की बात हो गई। भी राजस्थान के अंदर कितने जंतुआल्य बने हुए हैं? तो 5 जंतुआल्य हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे सामने क्या आते हैं कि अभी राजस्थान के अंदर कितने जैविक उद्यान हैं। जैविक उद्यानों की हम बात करते हैं तो राज्य के अंदर 4 जैविक उद्यान बने हुए हैं राजस्थान के। तो पहले ये कर देते हैं मृगवन। राजस्थान के अंदर कितने मृगवन हैं? तो मृगवनों की हम जब बात करते हैं राजस्थान में कितने मृगवन हैं, तो देखिए वर्तमान राजस्थान के अंदर 7 मृगवन हैं। वर्तमान राजस्थान के अंदर कितने हैं? 7 मृगवन। एक बात ध्यान रखना, राजस्थान में 5 जंतुआल्य बन चुके हैं, और एक जो प्रस्तावित है छठा, वो अजमेर जंतुआल्य प्रस्तावित है। पूछ ले राजस्थान का कौन सा जंतुआल्य प्रस्तावित है, तो अजमेर जंतुआल्य प्रस्तावित है, जिसे छठा बनाया जाएगा राजस्थान के अंदर। ठीक है जी। तो 5 हैं, छठा अजमेर प्रस्तावित में है।
तो राजस्थान में मृगवन की बात करते हैं तो राज्य के अंदर 7 मृगवन है। वर्तमान राजस्थान के अंदर मृगवनों की संख्या कितनी है? 7। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला हमारे जो मृगवन बनाया गया था वो कौन सा था, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सा मृगवन कहाँ पर बना हुआ है, तो सज्जनगढ़ मृगवन। और सज्जनगढ़ मृगवन कहाँ पे पड़ता है? जयपुर के अंदर। सज्जनगढ़ मृगवन जयपुर। फिर इसके बाद में बात करते हैं, सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर भाई, उदयपुर। सज्जनगढ़ जो है वो उदयपुर के अंदर है। फिर इसके अलावा हमारे राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़ मृगवन, यह आपका चित्तौड़ के अंदर ही पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है चित्तौड़गढ़ मृगवन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो माचिया सफारी मृगवन, माचिया सफारी मृगवन। इसके अलावा चौथा अगर हम बात करते हैं संजय उद्यान मृगवन, संजय उद्यान मृगवन। इसके अलावा अशोक मृगवन। तो ये हमारे इस प्रकार से अशोक विहार मृगवन, माचिया सफारी मृगवन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे ये 5 हो गए, सज्जनगढ़ मृगवन, उदयपुर में चित्तौड़गढ़ मृगवन हो गया। इसके अलावा खेजड़ली मृगवन, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे जो 7वां है वो है पंचकुंड या पुष्कर, जिसको हम बोल देते हैं पंचकुंड मृगवन या पुष्कर मृगवन। पंचकुंड मृगवन या इसे ही कहा जाता है पुष्कर मृगवन। ये हमारे राजस्थान के अंदर 7 मृगवन है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये पंचकुंड या पुष्कर वाड़ा कहाँ पे आ जाएगा? अजमेर के अंदर है। खेजड़ली मृगवन यह आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है, खेजड़ली मृगवन। इसके अलावा माचिया सफारी, संजय और अशोक, ये सारे के सारे कहाँ पे है? जयपुर के अंदर पड़ते हैं। हमारे 3 मृगवन जो है वो जयपुर के अंदर है, एक हमारा जोधपुर के अंदर है और एक हमारा अजमेर के अंदर है। तो सज्जनगढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़, माचिया सफारी मृगवन, संजय उद्यान मृगवन, अशोक मृगवन, खेजड़ली और पंचकुंड, ये हमारे राजस्थान के अंदर 7 मृगवन बने हुए हैं। कहाँ कहाँ पे है? तो सज्जनगढ़ उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, माचिया, संजय और अशोक सारे जयपुर के अंदर पड़ते हैं, खेजड़ली मृगवन जोधपुर में है और पंचकुंड या पुष्कर मृगवन कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। अब हमारे सामने लास्ट में बचता है कि राजस्थान में कितने जैविक उद्यान हैं। तो वर्तमान राजस्थान में 4 जैविक उद्यान है भाई। वर्तमान राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं कितने जैविक उद्यान हैं तो 4 जैविक उद्यान है। 4 जैविक उद्यान, 4 क्या है? जैविक उद्यान। वही 4 जैविक उद्यानों में बात करते हैं तो हमारे सामने है नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो बना हुआ है वो है आपका जयपुर के अंदर। इसके अलावा सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है आपका उदयपुर के अंदर। इसके अलावा तीसरा अभेड़ा जैविक उद्यान, और अभेड़ा जैविक उद्यान भी कहाँ पे पड़ता है? कोटा के अंदर। अभेड़ा जैविक उद्यान कहाँ पे है? कोटा में। और इसके अलावा जो चौथा आपका है वो है माचिया जैविक उद्यान, माचिया सफारी जैविक उद्यान, माचिया सफारी जैविक उद्यान। और ये हमारा कहाँ पे है? कोटा, जयपुर के अंदर। माचिया सफारी जैविक उद्यान जयपुर के अंदर। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर 4 मृगवन हैं। तो ये हमारे आज के दिन की बातें, बेसिकली जो सिंपल बातें हमने उसके बारे में अध्ययन किया है, कुछ भी डीपली हम नहीं गए हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि भी वन्य जीव के लिए कानून सर्वप्रथम 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने बनाया। वन्य जीव संवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची जो आपका राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 व 51 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। वहीं पर विश्व पर्यावरण दिवस हमने पढ़ा 5 जून को मनाया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम वन्य जीव पारित करने वाली रियासत टोंक थी, 1901 में किया था।
फिर राजस्थान में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1955 में होती है। वन्य जीव अधिनियम पारित 9 सितंबर 1972 को हुआ, जिसे राजस्थान ने 1 सितंबर 1973 को अपनाया। इस अधिनियम के तहत वन्य जीव को 3 भागों में बांट दिया गया, एक राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में, दूसरा वन्य जीव अभयारण्यों में, तीसरा आखेट निषेध क्षेत्र में। राजस्थान में अगर हम बात करते हैं वन्य जीव की, तो वर्तमान राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, रणथंभौर, केवलादेव और हमारा मुकंदरा हिल्स। सबसे बड़ा है रणथंभौर, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव। वर्तमान राजस्थान में 26 वन्य जीव अभयारण्य, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय मरु उद्यान और सबसे छोटा सजन सरिस्का अलवर के अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास कभी वर्तमान राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे बड़ा कोटसर सांवतसर चूरू के अंदर पड़ता है आखेट निषेध क्षेत्र, और सबसे छोटा है कनक सागर बासी दुआरी बूंदी के अंदर। वहीं पर हमने देखा उसके बाद में कभी वर्तमान राजस्थान के अंदर हमने इसके बाद में जंतुआलयों की बात की, तो राजस्थान में 5 जंतुआलय बने हुए हैं। सबसे पहले जयपुर जंतुआलय की स्थापना हुई जयपुर के अंदर, फिर हमारे उदयपुर जंतुआलय की स्थापना होती है, फिर बीकानेर जंतुआलय की स्थापना, फिर जोधपुर जंतुआलय की स्थापना और अंतिम में कोटा जंतुआलय। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जीव जंतुआलय है जयपुर और सबसे नवीनतम है कोटा जीव जंतुआलय। इसके अलावा राजस्थान में जो एक प्रस्तावित बचा है वो है अजमेर जंतुआलय प्रस्तावित है। फिर राजस्थान में 4 जैविक उद्यान हैं, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, माचिया सफारी जैविक उद्यान और अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा के अंदर पड़ता है। फिर हमारे राजस्थान में 7 मरग हैं। 7 मरग में हमने पढ़ा सज्जनगढ़ मरग है, चित्तौड़गढ़ मरग है, इसके अलावा माचिया सफारी मरग है, अशोक विहार मरग है, संजय उद्यान मरग है, खेजड़ली मरग है और पंचकुंड यानी पुष्कर मरग बने हुए हैं। तो ये राजस्थान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम कल के दिन से हम स्टार्ट करते हैं कि भी हमें इनमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है वन्य जीव अभयारण्य। राजस्थान के जो 26 या 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं बार बार। गोडाउन किस अभयारण्य में देखा जाता है, या कुछ घास के बारे में पूछ लेता है, सेवण घास वगैरह किस अभयारण्य में पाई जाती है, या पक्षियों के बारे में पूछ लेता है कौन से अभयारण्य में कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है, नीलगाय किस अभयारण्य में देखी जाती है, काले हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं, जंगली मुर्गी किस अभयारण्य के अंदर पाई जाती है। तो हमारे वो भी अभयारण्यों से बनने वाले जितने भी ज़्यादातर अभयारण्यों से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर हमारे राजस्थान के एग्जामों में या तो करसन मरग पूछा जाता है, ताल छापर चुरूवाड़ा, या सीता माता अभयारण्य के अंदर जो उड़न गिलहरी पाई जाती है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारे कल के दिन से हम वन्य जीव अभयारण्यों की बात करते हैं। कभी राजस्थान के जो 26 वन्य जीव अभयारण्य है कौन सा अभयारण्य किस जिले के अंदर पड़ता है। पहली बात तो सुमेलित करना ही पूछ ले कभी कौन सा अभयारण्य कहाँ पर है, तो उनकी हम एक एक की बात करेंगे। फिर हमारा राष्ट्रीय उद्यान 2 दिन की वीडियो के अंदर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इस क्लास को छोड़कर 2 दिन के अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वॉच टाइम अपना कंप्लीट कीजिए। देखिए इसमें मेरे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, आपको ऐसे लगता है सर अपने लिए, तो देखो मेरे तो जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, ठीक है, तो 1000 सब्सक्राइबर के बाद में ही यूट्यूबर हमें कुछ प्रोवाइड करेगा। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक तो हमारा जो चैनल है वो भी वेरीफाइड नहीं होगा यूट्यूब के ऊपर। तो अभी तक तो देखो मेरे पास तो 250 ही सब्सक्राइबर है, तो वेरीफाइड होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं उन 250 में से 50 बच्चे या 60 बच्चे व्यू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 250 मत देखो, चाहे 50 या 60 बच्चे कर रहे हैं। खुशी इस बात की है कि कम से कम मैं 50 बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ इस लॉकडाउन के दौरान भी। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना 50-60, मैं उन्हीं से कहूँगा, बाकी से नहीं कहना। 50-60 जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो तो कम से कम आप अगर टाइम दे रहे हो, अगर व्यू कर रहे हो आप, तो उसको पढ़ो ना अच्छे से। आपके काम की चीज़ें हैं, आपसे मैं कुछ ले थोड़ी ना रहा हूँ, ये थोड़ी ना कह रहा हूँ मुझे चार्ज दीजिए। आप पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। फिर वीडियो ऑफ करता हूँ तो फिर 5-7 बच्चों के फ़ोन आते हैं, सर हम पढ़ रहे हैं, हमारी तो क्लासें चलने दो। तो उनके फ़ायदे के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए ही है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।